जय हिंद। आजकल चारों तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है, चाहे वो सपोर्टर हो या अपोजिशन हो, चाहे वो चाहने वाला हो या ना चाहने वाला हो। ठीक है, जो कि आप ना चाह सकते हो अलग बातें हैं, बट आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। ऐसी व्यक्ति की बातें हो रही हैं और वो बात हो रही है भारत के जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं मोदी जी, उनके बारे में बातें हो रही हैं। वो ना केवल प्राइम मिनिस्टर बने हैं, वो भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, वो लगातार 3 बार चुनाव जीत करके प्राइम मिनिस्टर बने थे। हालांकि वो 4 बार प्राइम मिनिस्टर बने थे 1947 से लेकर के 1964 तक। उनके बाद मात्र दूसरे ऐसे प्राइम मिनिस्टर हुए हैं जो लगातार 3 बार प्राइम मिनिस्टर चुनाव जीत करके बने हैं। ये अलग प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है या फिर अलग चीज़ें बताई जा रही है जो भाई हार गए वगैरह वगैरह, उसको मैं आप लोगों को डेटा के साथ बताऊंगा, जिससे कि आपको शायद समझ में आ जाएगा जो हारना किसको कहते हैं और जीतना किसको कहते हैं। ठीक है, तो अभी हाल ही में जो कल जो मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का जो है शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, उसमें सबसे बड़ी जो बातें थी, ये तो अपने देश लेवल की बातें होगी, बट इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं। उसमें इन्होंने भारत के जो पड़ोसी देश हैं उसके 7 राष्ट्राध्यक्ष या 7 नेशन हेड जो है, उनको जो है इन्होंने क्या किया था, अपने शपथ ग्रहण समारोह में ओथ सेरेमनी में बुलाया था। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है मालदीव का। जो मालदीव आपको पता होगा इंडियन ओशियन में भारत का एक पड़ोसी कंट्री है, और उसने चाइना के बहकावे में आकर के बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से भारत को आंखें दिखाया था। और आपको पता होगा, यदि सबको याद होगा, थोड़ी सी मेमोरी ठीक होगी सबको, तो यही प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने 140 करोड़ देशवासियों के आशाओं को जो है अपने कंधों पे लेकर के लक्षद्वीप पे मात्र 10 कदम चले थे। और उस 10 कदम चलने के बाद न केवल भारत के लोग, पूरे वर्ल्ड में भी जो टूरिस्ट वर्ग हैं, उन्होंने जो है मतलब कहीं ना कहीं लक्षद्वीप के तरफ भी जो है वो अट्रैक्ट हुए थे। और लक्षद्वीप को मालदीव का जो है वो ऑप्शन देखा जाने लगा। और जो मालदीव सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म के बिहाफ पे ही चलता है, उस मालदीव को जो है कहीं ना कहीं अकल ठिकाने आया था। और उनके बहुत सारे पार्टियां, बहुत सारे अपोजिशन से लेकर के रूलिंग पार्टी के भी कई सारे मिनिस्टर कहते थे जो हमें भारत से बातचीत करना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा कुछ मुद्दा था जिसमें कि उन्होंने मालदीव ने हमारी जो वहाँ पे सेना थी, स्पेशली वो उनके रखरखाव के लिए, वो जो शिप है वहाँ उनके रखरखाव के लिए थी, उनको कहा था वापस भेजने के लिए। किसके इशारे पे? चीन के इशारे पे। तो फाइनली ये है जो वो मालदीव का नेशन हेड भी, मोइज़ू की जो बात करते हैं, मोहम्मद मोइज़ू, वो भी जो है वो भारत आए हैं इसी शपथ ग्रहण समारोह में। ऐसा हो सकता था, आप समझने की कोशिश करना, ऐसा हो सकता था यदि वो चीन को ही पूरा के पूरा सपोर्ट करता, भारत को महत्व नहीं देता, तो शायद अपना किसी एक व्यक्ति को, किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेज देता, वो खुद नहीं आता। बट जो कहीं ना कहीं भारत विरोध के नाम पे, जी हाँ, इंडिया आउट के नाम पे कैंपेन चला करके मालदीव का चुनाव जीता, वही राष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह में मोदी जी के आया था। ये कहीं ना कहीं एक जो है वो कूटनीति की एक बहुत बड़ी बातें हैं। जब आप इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ोगे, समझोगे, तब आप कहीं ना कहीं इसको जानोगे। वो भी तब जब चाइना उसको कंप्लीट सपोर्ट कर रहा है, आपको ये मैं बता दूं। ठीक है, और ये विवाद जो है लक्षद्वीप मालदीव का विवाद आज से 6 महीने पहले चला था। तो भारत जो है वो नेबरहुड फर्स्ट के तहत पॉलिसी, सागर पॉलिसी के तहत जो है 7 कंट्रियां थी जो कि स्पेशली इंडियन ओशियन में कंट्रियां हैं, उनके नेशन हेड को जो है बुलाया था। और उसके बाद साथ साथ हम ये इसमें देखेंगे इस वीडियो में जो और कैसे कैसे क्या हुआ था, टोटल किसको कितनी सीट हुई थी, ये कौन सा लोकसभा का चुनाव था, इस चुनाव से क्या होता है, पीएम कैसे बने थे, और साथ साथ टोटल कैबिनेट जो है वो कितने होते हैं, क्या है नहीं है। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए एक बार हम फटाफट कंटेंट बेस्ड, जो प्योर कंटेंट बेस्ड की चीज़ें, आपने बहुत सोशल मीडिया, मल्टीमीडिया, जहां जहां आपने चीज़ों को देखा होगा, मैं वो चीज़ें आपके लिए नहीं, ये कंप्लीट तौर पे जो आपकी भावना, इमोशन, सपोर्ट, वो तो बाद की बातें हैं, बट उससे पहले एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकमिंग डेज में जो आपके डीएसएसबी के, एसएससी, केबीएस के, एनबीएस के जो भी एग्जाम आएंगे, उन सभी के लिए 200% नहीं, 500% नहीं, 1000% जो है वो गारंटेड टॉपिक है। तो आप सभी जो है बहुत अच्छे से अपना कॉपी पेन ले लीजिए और कॉपी पेन लेकर के इसको नोट करें। ठीक है, और जो है अपना एक अच्छा टॉपिक को कवर कर लीजिए। ठीक है, इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी का मेरे ज्ञान दर्पण जीएस चैनल में स्वागत है, और मैं जीएस मिश्रा आप सभी का जो है स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। और एक बार अब आते हैं, देखते हैं किस पे। तो ये है मोदी 3.0। ओके, ये जो हम देखते थे ना रोबोट 1, 2 वगैरह वगैरह, तो वही है ये मोदी 3.0। मतलब
तीसरी बार जो है इनकी सरकार बनी है। मोदी जी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इससे पहले मोदी 1 2014 में हुए थे, मोदी 2 2019 में हुए थे, और इस बार जो है मोदी 3 जो है वो 2024 में हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो मोदी 3.0 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ओके जी, इसके तहत क्या क्या चीजें हैं ये सारा आप बहुत अच्छे से देखना। मैंने कहा कॉपी पेन के साथ आप इसको नोट करना है, पहले चीजों को बहुत अच्छे से सुन लीजिए। सबसे पहले हाल ही में क्या हुआ है, 18th लोकसभा का चुनाव हुआ है, 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस लोकसभा का चुनाव हुआ है, तो 18वीं लोकसभा का चुनाव इलेक्शन हुए हैं, जो कि 9 जून 2024 से लेकर के 9 जून 2024 से लेकर के जून 2029 तक चलेगा। मतलब जनरली आप पॉलिटी की बात करते हैं तो लोकसभा का टेन्योर जो होता है वो क्या होता है, जनरली पहली बैठक से जो है वो मतलब फर्स्ट सिटिंग से 5 साल तक का होता है। तो यहां मैंने बैठक का नहीं, मैंने शपथ ग्रहण समारोह से ही डेट को जो है वो लिख दिया है। तो 9 जून 2024 से, तो मतलब जनरली आप ये समझिए जून 2024 से जून 2029 तक मतलब 5 साल का लोकसभा का टेन्योर होगा। कौन सा लोकसभा है ये, 18th लोकसभा है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए लोकसभा का इलेक्शन जो होता है उसी को जनरली जनरल इलेक्शन कहते हैं या लोकसभा का इलेक्शन कहते हैं। और इस चुनाव से ही हमारे देश में एमपी चुने जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद कहते हैं, और उन्हीं सांसदों में से किसी एक व्यक्ति को पीएम बनाया जाता है। अल्टीमेटली ये हुआ जो लोकसभा के इलेक्शन से, जनरल इलेक्शन से हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होता है। इतना तो समझ गए होंगे। तो अब बात करते हैं ये कौन से लोकसभा का चुनाव था, तो 18वीं लोकसभा का चुनाव था। इसका मतलब अभी तक 18 बार प्राइम मिनिस्टर के चुनाव हो चुके हैं अभी तक के इतिहास में, क्लियर है जी। अब बात करते हैं इसका इलेक्शन कब से कब तक हुआ, तो ये जो इलेक्शन हुआ था इसका ये 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक हुआ था। जी हाँ, 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक हुआ था। और इस समय में आपको पता होता है जो पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, और किसी भी तरह की नई चीजें जो है वो हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित, वैकेंसी संबंधित, पॉलिसी से संबंधित चीजें नहीं होती है। ये टोटल कितने फेज में हुए थे, तो 7 फेज में हुए थे। मतलब ये जो चुनाव है 7 चरण में हुआ था। इसलिए मैंने बोला ये हर चीजें कोई पार्टी पॉलिटिक्स के लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं, ये आपके लिए एग्जाम के लिए गारंटेड है 1000%। ये आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, हर एक कंटेंट। तो 18वीं लोकसभा का जो है वो अभी हाल ही में चुनाव हुआ था। लोकसभा चुनाव से क्या होता है, हमारे देश के लिए प्राइम मिनिस्टर चुन के जो है वो चुने जाते हैं, जनरली एमपी के थ्रू, लोकसभा एमपी के थ्रू कोई एक व्यक्ति फिर फाइनली बाद में पीएम बनते हैं। ये पॉलिटी का टॉपिक है, हम पढ़ेंगे उसको। आगे बात करते हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप पॉलिटी का टॉपिक देख लेना जिसमें कि आपको ये सब चीजें मिल जाएगी, ठीक है, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा हो। ये 5 साल के लिए जनरली लोकसभा का टेन्योर होता है। तो ये जून 2024 से जून 2029 तक का टेन्योर है। अब बात करते हैं लोकसभा में टोटल कितने सीट पे चुनाव हुआ है, तो टोटल जो है वो 543 सीट पे चुनाव होता है। इस बार जो चुनाव हुआ है, इलेक्शन हुए हैं, वो कितने सीटों पे, 543 पे। और आपको बता दूं जो मेजोरिटी की जो बातें होती है ना, वो मेजोरिटी होती है मतलब 50% + 1 बोले तो 272। ये यहां भी मैंने लिख दिया है, फिर से मैं लिख रहा था। जो मेजोरिटी जो होती है, मतलब आप जो चुनाव होता है, चुनाव के बाद जो कहते हैं ना सरकार किसकी बनी, तो सरकार बनती है मेजोरिटी पे। मतलब जिस किसी पार्टी को, समझने की कोशिश करना, जिस किसी पार्टी को या तो इंडिविजुअल तौर पे, सिंगल तौर पे जो इतनी सीट आ गई, या फिर जब 2 3 4 पार्टियां मिलकर के जब चुनाव लड़ती है तो उसको गठबंधन कहते हैं, अलायंस कहते हैं। जब कोई सिंगल पार्टी अकेले दम पे चुनाव लड़ती है तो वो सिंगल हो गया, बट जब 2 3 4 5 पार्टियां मिलकर के आपस में जब चुनाव लड़ती है तो उसको गठबंधन या अलायंस कहते हैं। तो चाहे आप सिंगल तौर पे लड़ो या अलायंस तौर पे लड़ो, आपको यदि मेजोरिटी मतलब आपको टोटल 272 सीट अवेलेबल है, या फिर लोकसभा सीट का 50% + 1 अवेलेबल है, तो आपको जो है आपकी सरकार बन जाती है। मतलब मेजोरिटी के लिए 272 चाहिए। कितना, आउट ऑफ 543। आउट ऑफ 543 क्यों, क्योंकि 543 पे ही चुनाव होते हैं, लोकसभा के इलेक्शन होते हैं। और चुनाव में कौन भाग लेते हैं, तो वो 18 साल से अधिक के सभी व्यक्ति जो भारत के नागरिक हो, जिनके पास वोटर आईडी कार्ड हो, जो सिटीजन ऑफ इंडिया हो, वो जाके वोट दे सकते हैं। आप सभी ने भी वोट दिया होगा, मैंने भी दिया था ये, और आपने भी जरूर जो है स्टेटस लगाया होगा, ठीक है। शायद वो निशान अभी तक मिटा नहीं होगा। तो बेसिकली यही हो गया। तो मेजोरिटी के लिए कितना चाहिए था, 272, वेदर इंडिविजुअल तौर पे या फिर 4-5 पार्टियों को मिला करके बोले तो अलायंस तौर पे। इसका रिजल्ट कब आया जी, तो रिजल्ट आया था 4 जून 2024 को।
कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहां तक आप शायद समझ रहे होंगे। अब बात करते हैं रिजल्ट के बाद क्या हुआ, समझिएगा। जनरली इस बार जो है दो अलायंस चुनाव लड़ रहे थे। एक अलायंस था जिसको एनडीए कहते थे, एनडीए, ध्यान दीजिएगा, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, या इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, अंग्रेजी में कहते हैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो फॉर्म्ड इन 1998। पॉइंट शुड बी नोटेड मिलाउड, फॉर्म्ड इन 1998। ये 1998 में ही बना हुआ है। अभी आपको आगे समझाऊंगा। मैंने बोला था ना, जो एक चीजें सोशल मीडिया पे चलाई जा रही है, मैं थोड़ा सा आपको कंटेंट बेस बताऊंगा, इसलिए मैं कह रहा हूं तो अभी से ध्यान देना। पॉइंट शुड बी नोटेड। फॉर्म्ड इन 1998, ये जो एनडीए गठबंधन है ये 1998 में ही बनाया गया था, जब उस समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और उनको हराने के लिए 3 4 5 पार्टियां मिलकर के साथ आई थी, जिसमें मेन पार्टियां बीजेपी थी और बाकी प्लस 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 मतलब मैंने लिखे हैं, और जो छोटे छोटे जो रीजनल पार्टियां होती हैं, लाइक टीडीपी हो गया, जेडीयू हो गया, शिरोमणि अकाली दल हो गए, मतलब ऐसे करके बहुत सारे जो पार्टियां होती हैं वो पार्टियां, लोक जनशक्ति पार्टी हो गई, ये सारी पार्टियां। ठीक है, तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस समझ में आ गया। इस बार जो चुनाव हुआ है उस चुनाव में इसी एनडीए को, जिसमें कि बीजेपी मेन पार्टी है, क्योंकि देखो आप 5-7 मिलकर के यदि कहीं कोई काम करते हो, उसमें कोई व्यक्ति तो मेन होगा ना। अच्छा ठीक है, मैं मेन हूं, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम पीछे पीछे मेरे साथ आओ, कोई तो एक होगा। तो वही चीजें हैं। एनडीए में जो मेन पार्टी थी वो है बीजेपी, मेन पार्टी जो है वो बीजेपी, और बाकी छोटी छोटी पार्टियां हैं जो कि एक रीजनल पार्टी है, और बीजेपी नेशनल पार्टी है, पूरे देश की पार्टी है। अब बात करते हैं ये कोई नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी कैसे बनता है, ये पॉलिटी के टॉपिक का मैटर है, ये सब हम उस वीडियो में पढ़ेंगे पॉलिटी में। अब बात करते हैं एनडीए को टोटल 293 सीट मिली है। एनडीए को टोटल कितनी सीट मिली है? 293। आप मुझे बताइए सरकार बनाने के लिए कितनी सीट चाहिए? बोलो बोलो जल्दी बोलो। 272। सरकार बनाने के लिए 272 सीट चाहिए। क्लियर है? क्या बोला था? या तो आप अकेले दम पे बना सकते हो या 3-4 पार्टियों को मिलाकर के अलायंस के तौर पे बना सकते हो। इस बार ये जो अलायंस है, बोले तो एनडीए, जिसका स्थापना 1998 में हुआ था, सोच के देखो कितने साल पहले, आज से 26 साल पहले, वो जो अलायंस है वो टोटल कितनी सीट जीती? 293। क्या किसी एंगल से सरकार नहीं बन सकती है क्या इनकी? जो एक चलाया जा रहा था हर जगह, क्या इनमें कोई कंफ्यूजन है आपको? जो भाई आपको चाहिए 272 रुपीज चाहिए किसी चीज को खरीदने के लिए, आपके पास 293 रुपीज है, तब भी आपको सब कहेगा नहीं तुम खरीद नहीं सकते हो, खरीद नहीं सकते हो, खरीद नहीं सकते हो, तुम्हारे पास तो पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। अरे क्या है ये? तो आप समझ सकते हो। तो 293 जो है बेसिकली एनडीए को सीट आई थी, जिसमें क्या बोला, जिसमें बीजेपी को 240 सीट थी। क्या समझा आपने? जिसमें सिर्फ बीजेपी को 240 सीट है, 240 सीट मिली है इस बार बीजेपी को। क्लियर हो गया? बाकी और जो छोटे छोटे अलायंस जो रीजनल वाले हैं, टीडीपी की बात करते हैं, इनको 16 मिला था, जो तेलुगु देशम पार्टी है, आंध्र प्रदेश बेसी पार्टी है, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है। उसके बाद जेडीयू की बात करते हैं, इसको मतलब ये जनता दल यूनाइटेड कहते हैं, ये बिहार बेस्ड पार्टी है, हमारे जो नीतीश कुमार जी हैं उनके बेस्ड पार्टी है। तो टीडीपी को 16 सीटें मिली थी, जेडीयू को 12 सीटें मिली थी, उसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी को 5 सीटें मिली थी। ऐसे करके जो है बहुत सारी पार्टियां हैं जिनको 2-2 3-3 एक करके सीट मिली थी, और टोटल मिला के 293। मतलब आप देखोगे तो इस 293 में 240 सीट तो सिर्फ बीजेपी को है, सिर्फ बीजेपी को है। ठीक है, और बाकी जो और सारे जो उनके सहयोगी हैं उनके पास भी इतनी सीटें हैं। तो भाई सब मिल करके चुनाव लड़ा था ना, ये ध्यान देने की बातें हैं। ये जो गठबंधन हुआ था ये चुनाव के बाद, रिजल्ट के बाद नहीं हुआ था, जो अच्छा मेरी कम सीट हो गई, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। इस बात को समझना, ये चुनाव से पहले ही आपस में डिसाइड करके गठबंधन था। तो जब आप साथ मिलकर के चुनाव लड़ते हो तो रिजल्ट जो आएगा वो सबका साथ होगा ना, थोड़ी ना उस कंडीशन में यदि 240 इनका 272 से कम हो गया तो सिर्फ ये बीजेपी का हो गया। तो आप थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए ये चर्चा क्यों इतना ऐसा बनाया गया, इसकी बात समझने की कोशिश करना। एक्चुअली ये सिर्फ और सिर्फ वैसी बातें हैं जब आपके माँ बाप को आपसे उम्मीद होगा जो आप स्टूड करोगे, आप जो है टॉप करोगे, मतलब हर जगह, ठीक है, और आप वहां पे फर्स्ट डिवीजन से पास होते हो,
क्या बोला मैंने? आप वहां पे फर्स्ट डिवीजन से पास होते हो, आप टॉप नहीं किया आपने, उस कंडीशन में आपको आपके माँ बाप जो है शायद वो खुश नहीं होंगे। मन ही मन तो उनको लगेगा जो हाँ चलो फर्स्ट तो कर गया, बट वो खुश नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनकी उम्मीदें आपसे बहुत ज्यादा थी। समझ पा रहे हैं आप? आपने फेल नहीं किया है, बट आप जो है वो टॉप के बजाय आपने फर्स्ट कर लिया, मात्र 60% मार्क आया। वही चीजें यहां पे हुई है बीजेपी के साथ। जो ये अभी सरकार जो बनी है उसमें यही है। जो लोगों को बीजेपी से इतनी ज्यादा उम्मीद थी, नॉट इवन लोगों को, बीजेपी को भी अपने से इतनी ज्यादा उम्मीद थी, इतनी ज्यादा एक्सेप्टेशन थी, उनको था जो किसी भी कंडीशन में हमें पूर्ण बहुमत मिलेगी, फुल मेजोरिटी मिलेगी, मतलब 272 सीट इंडिविजुअल तौर पर मिल जाएगा, अलायंस तो रहेगा ही रहेगा। क्यों जी? क्योंकि 2014 में जब चुनाव हुआ था उस समय में बीजेपी को, देखिए गौर करना समझना, उस समय में भी एनडीए साथ थी, इसमें भी एनडीए 2019 में भी एनडीए साथ थी, बट उस एनडीए में बीजेपी को 283 सीट आई थी। क्या समझा? एनडीए में मात्र जो बड़ा भाई है बीजेपी, उसको मात्र 283 सीट आई थी, और सरकार के लिए कितना चाहिए था? 272। मतलब ये अकेले दम पे भी सरकार बना सकते थे, बट उस समय में भी इन्होंने सबको साथ लेकर के एनडीए की सरकार कहलाती थी, और एनडीए के और अलग अलग पार्टियों के भी मिनिस्टर होते थे। आप एक बार सर्च करके 2014 का रिजल्ट देख लीजिए। अब बात करते हैं 19 में, तो देखो कहते हैं ना, मैंने क्या बोला था, उम्मीद बहुत ज्यादा। 19 में और ऐसा हुआ, जब मोदी जी दोबारा सेकेंड टर्म के लिए प्राइम मिनिस्टर बने, तो उस समय में 303 सीट, 303 सीट सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को मिला था। 303 सीट सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को मिला था। सोच के देखो, सिर्फ बीजेपी को इंडिविजुअल तौर पे, बाकी और पार्टियां को मिला के तो 350 हो गया था। तो अब आप सोच के देखिए, जब अकेले इनको इतनी इतनी सीटें हो रही थी अकेले, ठीक है, बीजेपी को, तो डेफिनेटली माना इस बार इनको कम सीट आई है। हो सकता है क्योंकि ये लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यही लोकतंत्र की तो बातें हैं। हो सकता है उनको जो है लगा होगा जो ये शायद मतलब प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। हो सकता है क्योंकि हर कोई, भारत 140 करोड़ की देश कोई जो है वो जनसंख्या वाली आबादी है, हो सकता है वहां पे हर कोई खुश नहीं हो सकता है, तो वो इनको सीट कम आई है। बट इसका मतलब थोड़ी ना ये हार गए हैं। ये जो चलाया जा रहे हर जगह हार गए हैं। आप खुद सोचो ना, आप टेक्निकली समझ के देखो, सरकार बनाने के लिए 272 चाहिए, एनडीए को सबको मिला के 293 आया है, अकेले बीजेपी को 240 आ गया है, तब भी कह रहे हैं हार गए हैं। अब ये कैसी हार है ये आप समझ सकते हो, यदि पढ़ने लिखने वाले होंगे तो समझ ही जाओगे, या कोई जैसे पार्टी पॉलिटिक्स वाले भी होंगे वो भी इस कंटेंट को देख करके चीज़ों को समझ सकते हैं। ये सिर्फ वो था जो कि उम्मीद बहुत ज़्यादा थी, उस उम्मीद के अकॉर्डिंग काम नहीं हुआ, बस यही था। क्योंकि पहली बार 283 सीट आई थी, दूसरी बार 303 सीट आई थी, इस बार मात्र 240 सीट आई है, तो थोड़ा सा जो है वो उम्मीद के अकॉर्डिंग नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, फिर से मेहनत करेंगे, फिर से उम्मीद पे पहुंचेंगे, माँ बाप की जो उम्मीदें हैं उसके हिसाब से फिर से टॉप करेंगे। बोले तो जनता की जो उम्मीदें हैं वो उसको अच्छा काम करेंगे, उसके बाद आगे देखी जाएगी। तो ये तो वैसे बातें हो गई, ठीक है। तो इनकी सरकार बनी है, एनडीए की सरकार। अब बात करते हैं अपोजिशन में। आपको मैं बता दूं, इस बार जो अपोजिशन हुआ था वो बहुत अजीब बातें थी, बिल्कुल अजीब बातें थी। जो कोई दो व्यक्ति, समझ के देखना, जो कोई दो व्यक्ति एक जगह ऐसा था जो वो आपस में पानी पी पी करके, गाली दे दे करके अपोजिशन, मतलब एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, समझना। वहीं वो सेंटर में सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को हराने के लिए, एक पार्टी को हराने के लिए, वो 2 नहीं, 4 नहीं, 10, 15, 20 मिल करके, सब मिल करके उन्होंने अलायंस बना लिया। सब मिल करके सेंटर लेवल पे अलायंस बनाया, जिससे कि सिर्फ एक पार्टी या एक व्यक्ति को हराया जाए, क्योंकि इंडिविजुअल तौर पे किसी के बस की बात नहीं है हराना। और इन्होंने एक गठबंधन अपना बनाया, उस गठबंधन का नाम था इंडी गठबंधन, इंडिया गठबंधन करके, जिसका फुल फॉर्म था इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस फॉर्म्ड, कब फॉर्म किया था? 17 जुलाई 2023 को। देखो मैंने क्या कहा था, पॉइंट शुड बी नोटेड। एनडीए गठबंधन कब फॉर्म है? 1998 में। और ये कब फॉर्म किया गया है? 17 जुलाई 2023 को। आप खुद समझ लीजिए, ये सिर्फ और सिर्फ एक मौका का गठबंधन था। सिर्फ और सिर्फ ये एक जो है ना
एक व्यक्ति को हराने के लिए एक समय की मांग की गठबंधन थी, जो इंडिविजुअल तौर पे तो तुम कोई हरा नहीं पा रहे हो, तो तुम सभी मिल करके एक साथ इकट्ठा होकर के और लड़ो, जिससे क्या होगा, एक को जो है आप पटक सकते हो। और सबसे बड़ी विडंबना, जो कोई दो पार्टियां, सपोज जैसे दिल्ली में दो पार्टियां हैं, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, आप बहुत अच्छे से समझते हो, जो दिल्ली में कोई दो पार्टियां मिल करके जो है चुनाव लड़ रही है, किसमें, लोकसभा के चुनाव में एक पीएम को हराने के लिए। बट वही पार्टी यदि दूसरे जगह की बात करते हैं, दूसरे स्टेट में, पंजाब में या और जगह अलग अलग चुनाव लड़ रही है, वहां कह रही है नहीं भाई हम अपना अलग लड़ेंगे। तो ये एक मौके वाली गठबंधन थी, जिससे कि क्या हुआ, इंडिया गठबंधन कहते हैं। उसके हिसाब से उसमें यदि बात करते हैं तो इस बार कांग्रेस की 99 सीटें आई है, एसपी की 37 सीटें आई है। बोले तो समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, एआईटीसी, टीसी मतलब ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, 29 सीटें आई है। डीएमके जो तमिलनाडु में है 22 सीटें आई हैं, और इस तरह से बाकी और जो है छोटी छोटी जो पार्टियां हैं। तो मतलब ये सब मिल करके आप समझो, टोटल मिला करके इनको 232 आया था। तो ये कहते हैं हार गए भाई, सबको मिलाकर के टोटल 232 सीटें आई थी, और यहां अकेले बीजेपी 240 सीट जीती है। तो ये बड़ी अजीब बातें हैं। वो वही हो गई चीजें जो मतलब यदि वो टॉप नहीं कर पाया, इसका मतलब वो फेल हो गया। तुम जो है फेल से बस सांस लेकर के थोड़ा सा सांस आ गई है तो आप पास, वो मतलब आप टॉप कर गए। बट यदि कोई जो है टॉप नहीं कर पाया तो फेल हो गया। आपको मैंने क्या बताया, ये इंडिया गठबंधन कंबाइंड तौर पे टोटल 232 सीटें जीती है इस बार। बट उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं जो हम जीत गए, और इनको ये पता होना चाहिए और पता है, बट बोले कौन, जो भाई इंडिविजुअल तौर पे बीजेपी आपसे ज्यादा जीती है, मतलब 240 जीती है, जो कि आप सबने मिलकर जीता है। तो ये टेक्निकली तौर पे आप समझो जो ये क्या चीजें हैं, ये आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। तो चलिए मैं इसमें यहां तक हूं। अब आगे बात करते हैं क्या, तो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का जो है वो क्या हुआ है, ओथ हुआ है। क्यों, क्योंकि ऑब्वियस ही बातें हैं भाई, जिसको बहुमत होता है, बहुमत इंडिया गठबंधन को होता तो ये भी सरकार बना लेते। आपको लगता है क्या जो इनके पास मेजोरिटी होती और ये चुपचाप बैठे रहते, इतने अच्छे हैं कोई भी आपके पास मेजोरिटी और आप सरकार नहीं बनाओगे, ऐसा पॉसिबल है? बट मेजोरिटी के लिए कितना सीट चाहिए, 272 सीट चाहिए। तो इंडिया गठबंधन के पास तो चीजें थी नहीं, मात्र 232 था, इससे ज्यादा तो बीजेपी का था। तो यहां पे जो है एनडीए की सरकार बनी। एनडीए का जो है क्यों पूर्ण बहुमत था, राष्ट्रपति ने इनको सरकार बनाने के लिए जो है वो अपॉइंट किया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का जो अपॉइंट होता है वो आर्टिकल 75 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, और राष्ट्रपति इनको ओथ दिलाते हैं। तो इनका ओथ जो था वो 9 जुलाई 2022 को जो है 2024 को हुआ था, 9 जुलाई 2024 के हुआ था, ठीक है। बताया जैसा आर्टिकल 75 के द्वारा राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त करते हैं, अपॉइंट करते हैं। जी हाँ, आर्टिकल 75 के थ्रू प्रेसिडेंट जो है, हमारे देश के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। हमारे देश के प्रेसिडेंट ही हमारे प्राइम मिनिस्टर को क्या करते हैं, ओथ दिलाते हैं, ठीक है। और जैसा अभी आपको बताया था, जो लगातार तीसरी बार एज ए प्राइम मिनिस्टर इन्होंने शपथ लिया है, लगातार थर्ड टाइम, नोट वैसे ओवरऑल तीसरा, लगातार थर्ड टाइम, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद जैसा बताया, जो टोटल यदि मंत्रिमंडल या कैबिनेट की बात करते हैं, उसमें टोटल जो है वो 1 + 71, मतलब 1 जो है वो पीएम थे और 71 जो है मिनिस्टर थे, तो टोटल 72 हो गए। तो मिनिस्टर ने मतलब टोटल 72 जो है लोगों ने, मिनिस्टर ने शपथ लिया है। इसको ओवरऑल मतलब पीएम और उनके सभी मिनिस्टरों को मिलाकर के जो होता है उसको कैबिनेट कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर और बाकी सभी मिनिस्टरों को मिलाकर के उसको कैबिनेट कहा जाता है। टोटल कितने, एक प्राइम मिनिस्टर और टोटल 71, मतलब 72 टोटल थे। इन्होंने शपथ लिया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जिसमें 30 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं और 36 एमओएस हैं राज्य मंत्री। ये क्या होता है थोड़ा समझ लीजिए। 30 कैबिनेट मिनिस्टर मतलब जो फुल मिनिस्टर होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा, होम मिनिस्टर, रेल मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, तो वो जो फुल मंत्री होते हैं जिसको कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं, तो 30 फुल मिनिस्टर हैं। 5 जो होते हैं वो एमओएस होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, बट वो इंडिपेंडेंट चार्ज के होते हैं, मतलब वो स्वतंत्र प्रभार होते हैं, उनके ऊपर कोई होता नहीं है। अपने डिपार्टमेंट का, अपनी जो भी मिनिस्ट्री है उसका हेड वही होते हैं। तो 5 राज्य मंत्री हो गए। और ये जो 30 एमओएस है, बोले तो राज्य मंत्री, इसको कहते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ये क्या होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर के डिप्टी होते हैं। जैसे आपने सुना होगा हमारे होम मिनिस्टर हैं, तो होम मिनिस्टर जो पिछले बार जो थे वो गृह मंत्री जो थे हमारे, जो हैं वो कौन थे, अमित शाह जी थे।
अब उनके साथ उनके 2 MOS होते हैं, क्योंकि इतने बड़े देश का सब कुछ सारा का सारा चीज अकेले कोई व्यक्ति हैंडल कर नहीं सकता, इसीलिए उनको असिस्ट करने के लिए 2 और मिनिस्टर होते हैं। उनको उनका जो है वो असिस्टेंट मिनिस्टर, वैसे बोलचाल में कह रहा हूं कहते हैं, बट टेक्निकली पढ़ाई लिखा में MOS कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट या राजमंत्री कहते हैं उसको। तो 36 ये हुए, 30 कैबिनेट और 5 राजमंत्री स्वतंत्र प्रभार, टोटल मिला के ये हो गया। और इस बार इन्होंने जो है अपना पूरा जो है वो एक जो कास्ट की बात करते हैं उसके हिसाब से भी चीज़ों को इन्होंने पूरा साधा है। जैसे कि जो टोटल मिनिस्टर में OBC के 27 मिनिस्टर हैं, SC के 10 मिनिस्टर हैं, ST के 5 मिनिस्टर हैं, माइनॉरिटीज़ के 5 मिनिस्टर हैं। माइनॉरिटीज़ मतलब इसमें मुस्लिम नहीं है, बट बाकी जैसे यदि हम क्रिश्चियन की बात करते हैं या फिर हम सिख की बात करते हैं, ये सारे मिला के 5 जो हैं, और महिला जो है वीमेन जो है वो 7 हैं। मतलब इन्होंने हर कैटेगरी के लोगों का भी जो है वो प्रेजेंटेशन यहाँ पे अच्छे से दिया है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। उसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो PM के शपथ ग्रहण समारोह में 7 पड़ोसी देश के राष्ट्राध्यक्ष या नेशन हेड आए थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। जो PM मोदी 3.0 है, इसमें जो है टोटल कितने कंट्री के जो है राष्ट्राध्यक्ष नेशन हेड आए थे? तो 7 कंट्री के नेशन हेड आए थे, जिसमें क्या था तो देखिए, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, मतलब पड़ोसी को पहले देखो, उस पॉलिसी के तहत, एंड सागर पॉलिसी। सागर पॉलिसी क्या है अभी बताता हूं। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी मतलब पॉलिसी जो हम कहते हैं ना, जो हम बेसिकली अपना सब कुछ बदल सकते हैं बट अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकते हैं। ये बहुत मतलब बात समझने की है, क्योंकि कोई पड़ोस में आपका घर बना लिया तो आप कुछ भी अपने घर में कर सकते हो, बट आप उसको नहीं बदल सकते हो। इसीलिए कोशिश है जो उससे अच्छा रिलेशन बना के रखा जाए, चाहे वो बेशक कितना ही क्या हो, बनराकस हो। आजकल बनराकस का चल रहा है ना पंचायत में, तो कितना भी बनराकस हो, बट आप कोशिश करोगे जो उससे अच्छे से हम रिलेशन बना के चलें। तो भारत की पॉलिसी यही रही है, हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बातें हम करते आ रहे हैं। उसके तहत नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर पॉलिसी के तहत जो है इन्होंने किया था, और 7 देशों को बुलाया था। और हमारे जो और 3 पड़ोसी हैं, जो आपने सुना होगा, पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान को नहीं बुलाया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो भारत राष्ट्राध्यक्ष किस किस पड़ोसियों को जो है इसमें नहीं बुलाया गया था। तो उम्मीद करता हूं ये पोर्शन, क्योंकि मैंने देखो मैं अलग अलग बांट के पढ़ा रहा हूं, तो ये जो पोर्शन है ये कंप्लीट करंट वाला पोर्शन है, ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे से एक बार इसको देख लीजिएगा, उम्मीद करता हूं। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो 7 जो नेशन हेड आए थे उसमें कौन कौन से थे? तो देखो, नेशन हेड ऑफ 7 कंट्री थे, जिसमें नेपाल था। मैंने इधर से लिया है, राइट से लेफ्ट, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ लिया है। तो सबसे पहले नेपाल है। नेपाल के PM थे जिसका नाम था पुष्प कमल दहल प्रचंड। आपने नाम सुना होगा, ठीक है। ये भी थोड़े से चीन के झुकाव वाले माने जाते हैं, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको भी साधने के लिए जो है बुलाया था। अब भूटान की बात करते हैं, तो भूटान जो है वो भारत का बहुत सच्चा मित्र है, जो कि पड़ोसी है। शेरिंग तोबगे जो है वहाँ के PM थे। बांग्लादेश है, उसके भी भारत के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, और वो शेख हसीना जो वहाँ की PM थी वो आई थी। श्रीलंका जो है उसका भी भारत के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन है, और भारत का अहम पड़ोसी है, आपको पता होगा। तो रानिल विक्रमे सिंघे जो है वो थे, जो वहाँ के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट थे। और उसके बाद मालदीव, वही मालदीव बोला था जिसका कुछ दिन पहले जो चीन के बहकावे में आकर के वो भारत को आंख दिखाने लगा था। जी हाँ, ठीक है। तो वही था मोहम्मद मुइज़्ज़ू, ठीक है, मोहम्मद मुइज़्ज़ू, जो कि वहाँ के राष्ट्रपति थे। ये चाहते, आपको मैं बताऊं, ये चाहते तो ये भारत की महत्व बताती है, भारत के 140 करोड़ जनता के चुने द्वारा प्राइम मिनिस्टर की महत्व बताती है ये, जो यदि ये चाहते तो ये नहीं आते। कहते अरे जो जाना भाई, मैं चीन के साथ हूं, तुम्हें कौन पूछ रहा है, किसी को भेज देता। सोच के देखो एक बार, बट खुद आया। तो ये अपने आप में एक ठीक बातें हैं, कोई ऐसा नहीं है जो इनको मतलब नीचे डाउन किया जा रहा है, बट ये रियलिटी है, आप इस बात को समझ सकते हैं। ये किसी और को भी भेज सकते थे, बट ये इंपॉर्टेंस है भारत की जनता की, जो भाई कितना महत्व है भारत का अगल बगल के कंट्री के नज़र में, ठीक है। उसके बाद एक मॉरिशस है, ठीक है। तो मॉरिशस के आए थे प्रवीण जगन्नाथ, PM है, जो भारतीय मूल के ही हैं। और एक सेशल्स है, जो कि अहमद अफीफ, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं वहाँ के। आपको बता दूं, ये जो मॉरिशस है, सेशल्स है और मालदीव है, ये सारे के सारे इंडियन ओशियन की कंट्रियां हैं। जी हाँ, ये सारी की सारी इंडियन ओशियन की कंट्रियां हैं, और में है एक छोटा छोटा आइलैंड है। और आपको पता होगा भारत जो है वो इंडियन ओशियन के बगल में ही है,
मतलब इंडिया के नाम पे इंडियन ओशियन का नाम रखा गया, आपको तो पता होगा ना इतना, हिंद महासागर का। तो मतलब चूंकि भारत जो है वो इंडियन ओशियन रीजन को अपना मानता है, और उस रीजन में जो कंट्रियां हैं, जो छोटे छोटे कंट्रियां हैं, उसकी सुरक्षा, उसकी सिक्योरिटी का, समुद्री सिक्योरिटी का भी भारत जो है वो मतलब अपनी जवाबदेह मानता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता है। उसी के तहत ये सागर पॉलिसी है, तो उसी के तहत भारत ने इनको भी बुलाया था। तो आपने क्या समझा, मॉरिशस और सेशेल्स जो है ये अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीका की कंट्री हैं ये, बट ये चूंकि इंडियन ओशियन में है तो इंडियन ओशियन को भारत अपना मानता है और अब उसकी सिक्योरिटी का जिम्मा भारत लेता है, इसलिए इनको बुलाया था। मालदीव भी जो है वो तो जस्ट लक्षद्वीप के नीचे है। श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल आपको पता है भारत का पड़ोसी है। तो टोटल 7 कंट्रियां जो है यहाँ पे आए थे। अब बात करते हैं, यही नहीं, अब आप समझिए 2014 में जब सरकार बनी थी, पहली बार मोदी सरकार बनी थी, तो 2014 में सार्क देश के जो कि नेशन हेड को बुलाया गया था। ये हर बार भारत ने हमेशा पॉलिसी ऐसी बनाई है जिसमें कि भारत ने क्या किया है, पड़ोसियों को महत्व दिया है। तो 2014 की जो ये सरकार थी, बनी थी, उसमें सार्क कंट्री, जो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसमें टोटल 8 देश हैं, भारत के सारे पड़ोसी देश जो हैं सार्क में होते हैं, दक्षिण एशिया के सारे कंट्री, उनको बुलाया था। बट चूंकि आपको पता है उसमें पाकिस्तान भी था और पाकिस्तान से भारत के रिश्ते खराब हो गए, इसलिए फिर जो है चीज़ें वो गड़बड़ हो गई। उसके बाद 2019 में जब सरकार बनी, इसमें बिम्स्टेक, जी हाँ गौर कीजिए, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के 6 देशों के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया था। मतलब जो बे ऑफ बंगाल एरिया में, क्योंकि भारत जो है बंगाल की खाड़ी जो है, बे ऑफ बंगाल है, उसका एक बहुत ज़बरदस्त साइड है, बैंक है, किनारा है भारत का, आपको पता ही है, राइट साइड में। तो बे ऑफ बंगाल एरिया में जितने कंट्रियां हैं, उन सभी कंट्री का ग्रुप को बिम्स्टेक कहा जाता है। तो 2019 में पीएम साहब ने जब शपथ लिया था, उसमें बिम्स्टेक कंट्री को बुलाया था, उसमें पाकिस्तान नहीं था। ठीक है, अब बात करते हैं एक चीज़ें, जैसे सागर की बात करें तो ये सागर क्या है थोड़ा समझिए। तो सागर जो है इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, मतलब इस क्षेत्र में जितने भी हैं उनकी सुरक्षा और ग्रोथ के लिए जो है सब होना है। अब क्या है, देखो, सागर इज इंडियाज विजन एंड जियोपॉलिटिकल फ्रेमवर्क ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन इन इंडियन ओशियन रीजन, मतलब इंडियन ओशियन रीजन में, हिंद महासागरीय क्षेत्र में भारत की जो एक विजन है, एक जियोपॉलिटिकल फ्रेमवर्क है, किसके लिए, मैरीटाइम, मतलब समुद्री जो सीमा है उसके तहत सबकी सुरक्षा के लिए जो भारत की पॉलिसी है उसी को सागर कहा जाता है। और उसी सागर के तहत इन दोनों को, मॉरिशस को और सेशेल्स को बुलाया गया था, और मालदीव भी उसी में आता है। तो आपने ये भी समझ लिया जो 7 कंट्री के कौन कौन नेशन हेड आए थे, 2014 में किस ग्रुप के संगठन को बुलाया गया था, मतलब राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया गया था, और 2019 में किस राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया गया था, सागर क्या है, नेबरहुड पॉलिसी क्या है, वगैरह वगैरह। तो ये सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब हम एक लास्ट सेक्शन जो ट्रेडिशनल वाला है इसको देख लेते हैं, जिसमें यहां पे मैंने लिखा है, तो देखिए, पीएम मोदी, भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, आपको सबको पता होगा भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिनको चाचा भी कहा जाता है, और 14 नवंबर को बाल दिवस के तौर पे मनाया जाता है उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, 14 नवंबर। तो भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार 3 बार पीएम बनने वाले सिर्फ दूसरे पीएम है ये। मतलब हमारे जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, वो लगातार 3 बार पीएम बने थे, नॉट इवन 3 बार, वो 4 बार टोटल वो 4 बार पीएम बने थे, बट लगातार 3 बार चुनाव जीत के पीएम बने थे। तो उस हिसाब से मोदी जी भी लगातार 3 बार चुनाव जीत करके पीएम बने हैं, ये ध्यान रखिएगा। ओके, उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्यक्ति के तौर पे यह देश के 14वें पीएम हैं। जी हाँ, अब आप कहोगे क्या बता रहे हो आप, लोकसभा तो 18वीं है, हर लोकसभा से प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, क्लियर है। तो देवियों और सज्जन ये ध्यान देना, जो भाई लोकसभा से तो पीएम बनते हैं, बट आपको, जैसे आप एग्जाम्पल है, 18वीं लोकसभा से पीएम नरेंद्र मोदी बने हैं, इससे पहले 17वीं था उससे भी पीएम नरेंद्र मोदी बने, और 16वीं था उससे भी पीएम नरेंद्र मोदी बने। तो तीनों बार व्यक्ति के तौर पे तो एक ही व्यक्ति बने ना, जवाहरलाल नेहरू 3 बार चुनाव जीत करके पीएम बने, तो व्यक्ति के तौर पे तो एक ही व्यक्ति हुए ना, 3 लोकसभा तो था,
तो वही क्या लिखा है मैंने, व्यक्ति के तौर पे यह देश के 14वें पीएम है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, जो ये इंडिविजुअल तौर पे, व्यक्तिगत तौर पे देश के कौन से नंबर के पीएम है, तो 14th पीएम है। क्लियर है। भारत के पहले पीएम कौन थे, तो बता दिया, जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए थे। तो 15 अगस्त 1947 से लेकर के 27 मई 1964 तक ये कुल 16 साल 240 डे तक पीएम रहे थे, करीब करीब 17 साल, करीब करीब 17 साल। ठीक है, तो लगातार 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक ये पीएम रहे थे। बट आपको पता होगा, जो जस्ट क्या है, आजादी के बाद चुनाव नहीं हुआ था। आपको बता दूं, भारत में, हमारे देश में लोकसभा का जो पहला चुनाव हुआ था वो यहां पे लिखा है मैंने, जो हमारे देश में लोकसभा का पहला चुनाव फरवरी 1952 में संपन्न हुआ था, पूर्ण हुआ था, कंप्लीट हुआ था। ये हजारों बार क्वेश्चन आ चुका है। हमारे देश में पहला लोकसभा का चुनाव कब हुआ था, फरवरी 1952 में। तो इससे पहले चुनाव नहीं हुआ था, इससे पहले संविधान सभा के द्वारा ही जो चीजें जो है वो हुई थी और चुने गए थे। तो इसीलिए लिखा है, जो इन्होंने 1952 में, उसके बाद 1957 में, 1962 में लगातार 3 बार चुनाव जीता था। मतलब हमारे जो जवाहरलाल नेहरू साहब हैं वो लगातार 3 बार चुनाव जीता था, और उससे पहले वो वैसे पीएम बने थे संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, और हमारे देश में पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था कंप्लीट, तो फरवरी 1952 में। तो ये भी चीजें हो गई। अभी कौन सा है, 18वां है, पहला 1952 में हुआ था, और तो ये चीज हो गई। उसके बाद पहले पीएम कौन थे, ये भी क्लियर हो गया, करीब करीब 17 साल रहे थे, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, लगातार 3 बार चुनाव जीतने वाले मात्र देश के दूसरे पीएम हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। अब बात करते हैं देश के दूसरे पीएम कौन थे, तो देश के सेकंड, क्योंकि पहला का नाम हर कोई याद रखता है, सेकंड का नाम नहीं याद रखता। तो देश के दूसरे पीएम थे लाल बहादुर शास्त्री। आपने सुना होगा 2 अक्टूबर को इनका भी जन्मदिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री, जो कि 64 से लेकर के 1966 तक रहे थे, और ये ऐसे पहले पीएम थे जो कि अपने टेन्योर के टाइम में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ताशकंद समझौते के बाद, आप सभी को पता होगा। ठीक है, उसके बाद देश के तीसरे पीएम बने थी इंदिरा गांधी। जी हाँ, 1966 से 77 तक, 1966 मतलब 2 टर्म के लिए बनी थी। ठीक है, इंदिरा गांधी, और इनसे क्या है, ये पहली महिला पीएम बनी थी। तो क्वेश्चन जैसे आता है, भारत की पहले महिला प्राइम मिनिस्टर कौन थी, इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो जो आपको पता होगा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो वही है, इंदिरा गांधी पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी थी, जो कि 66 से लेकर 77 तक रही थी, और ये वैसे तीसरी प्राइम मिनिस्टर थी। क्लियर है। इन्हीं के टाइम में इमरजेंसी लगा था 1975 में, आपको पता होगा। वही देश के चौथे जो पीएम थे वो थे मोरारजी देसाई, 1977 से 79 तक, आफ्टर इमरजेंसी। और इनके लिए क्या याद करना होता है, जो देश के पहले गैर कांग्रेसी पीएम थे, अंग्रेजी वाले नॉन कांग्रेसी पीएम थे। एक्चुअली मोरारजी देसाई इमरजेंसी से पहले, इमरजेंसी के बाद कांग्रेस से अलग होकर के इन्होंने अपनी एक जनता पार्टी बनाई थी, और फिर उसके बाद 1977 में जब चुनाव हुआ था तो कांग्रेस पार्टी हार गई थी, इंदिरा गांधी हार गई थी, और उसके बाद जनता पार्टी की सरकार बनी थी, और उसके प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई बने थे। और मोरारजी देसाई देश के पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो नॉन कांग्रेसी थे। नहीं तो अभी तक 47 में आजाद होने के बाद 1977 तक 30 साल तक लगातार कांग्रेस के ही प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे। क्लियर है, इस बात को समझिएगा। तो मोरारजी देसाई के लिए ये क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद एक चीज क्वेश्चन आता है, जो सबसे कम समय के लिए पीएम कौन बने हैं, तो यहां देखो, अभी तक सबसे कम समय के लिए पीएम अटल बिहारी वाजपेयी बने, जो सिर्फ 13 दिन के लिए बने थे 1996 में, जो कि भारत के 10वें पीएम थे। क्या समझा, मात्र 13 दिन के लिए पीएम 1996 में बने थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि क्या थे, 10वें पीएम थे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं ये जो सारी चीजें करंट का ट्रेडिशनल का जो मैंने पूरा कॉकटेल आपको बताया है, ये समझ में आया होगा। वीडियो डेफिनेटली लंबा है, बट आप कंप्लीट तौर पे इसका नोट्स बना के कवर कर लीजिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जो एक्चुअल में कंटेंट बेस्ड चीज़ें जो है वो आप तक पहुँचे और आपका इसका यूटिलाइज करें। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करें, इस कंटेंट को पहुंचाएं। और मैं ऐसे ही आपके पास जो है वो दूसरी चीज़ें ले करके नेक्स्ट वीडियोज में जल्दी हम मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, अगल बगल का साफ सफाई रखें। जय हिंद।